हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड रेडिएटिंग एलिमेंट्स। ये यूनिट तुम्हारे लिए काफी क्रूशियल है, स्पेशली अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हो। इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इस यूनिट के एक्सपेक्टेड, इम्पोर्टेंट और PYQ क्वेश्चंस के बेस पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोगों को फुल क्लैरिटी मिले। सबसे पहला टॉपिक है डिराइव द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस प्रोपगेशन। इसमें हम फ्री स्पेस प्रोपगेशन के लिए एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो पावर ट्रांसफर को डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में रिलेट करता है। ये इक्वेशन बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वैक्यूम स्पेस में ट्रैवल कर रही है, तो रिसीव होने वाली पावर कितनी होगी, ट्रांसमिटिंग पावर, एंटेना गेन्स और डिस्टेंस के फंक्शन में। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोवेव लिंक कैलकुलेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि A free space microwave link operating at 10 GHz consists of transmitting and receiving antennas, each having gain of 30 decibel. The distance between the two antennas is 20 km, and the power radiated by the transmitter antenna is 15 watt. Calculate the received power and path loss in decibel. इस क्वेश्चन में हमें फ्री स्पेस पाथ लॉस और रिसीव्ड पावर कैलकुलेट करनी होती है। माइक्रोवेव लिंक का फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिटिंग पावर, गेन्स और डिस्टेंस दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में पाथ लॉस फॉर्मूला लगता है और सब कुछ डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि आंसर एक्यूरेट आए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाफ वेव एंटेना डायरेक्टिविटी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि A communication link is to be established between two stations using half wavelength antenna for maximum directivity gain 1.64. The distance between transmitter and receiver is 100 km and transmitter power is 1 kilowatt. Frequency of operation is 100 MHz. What is the maximum power received by receiver? इस प्रॉब्लम में हमें पहले एंटेना के गेन को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसको यूज करके रिसीव्ड पावर निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट रेडिएटिंग पावर और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। डायरेक्टिविटी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पावर डेंसिटी ऑन मून पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि Calculate the power density reaching the moon's surface from 1 megawatt pulse transmitter located on the earth. The antenna gain is 55 decibel. The distance between the moon and earth is 4 lakh kilometer. यहाँ पे हमें सिर्फ पावर डेंसिटी निकालना होता है, जिसमें गेन और डिस्टेंस का स्क्वायर रिलेशन यूज होता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल में यूनिट्स का कन्वर्शन प्रेसाइज होना चाहिए, नहीं तो गलत रिजल्ट मिलेगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटेना एंड इट्स टाइप्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफाइन एंटेना, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एंटेना। एंटेना एक पैसिव डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। इसके टाइप्स में आते हैं वायर एंटेनास, एपर्चर एंटेनास, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास, अरे एंटेनास और रिफ्लेक्टर एंटेनास। हर टाइप का अपना स्पेसिफिक यूज केस होता है, जैसे वायर एंटेना रेडियोज में, रिफ्लेक्टर एंटेना सैटेलाइट में। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ एंटेनास डिटेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेनास, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स इन डिटेल। वायर एंटेना एक बेसिक टाइप है जो वायर के फॉर्म में होती है, जैसे डाइपोल या मोनोपोल। एपर्चर एंटेना एक ओपन एरिया से रेडिएट करती है, जैसे हॉर्न एंटेना। माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास कॉम्पैक्ट होते हैं और PCB माउंटेड डिवाइसेस में यूज होते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडिएशन मैकेनिज्म डायग्राम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन इन डिटेल द रेडिएशन मैकेनिज्म ऑफ एंटेना विद सूटेबल डायग्राम। रेडिएशन मैकेनिज्म बेसिकली एक्सेलरेटिंग चार्जेस के मूवमेंट पे बेस्ड होता है।
जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी एंटेना के वायर में फ्लो करता है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। डायग्राम में दिखाया जाता है कि करंट डायरेक्शन और रिजल्टिंग ई और एच फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फील्ड रीजन्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब वेरियस फील्ड रीजन्स ऑफ रेडिएशन फॉर एंटेनास। एंटेना के आसपास के स्पेस को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है: रिएक्टिव नियर फील्ड, रेडिएटिंग नियर फील्ड और फार फील्ड। रिएक्टिव नियर फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, रेडिएटिंग नियर फील्ड में थोड़ी सी रेडिएशन होती है और फार फील्ड में एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड रिटार्डेड पोटेंशियल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन मैकेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड रिटार्डेड पोटेंशियल्स। एक्सेलरेटिंग चार्ज ही रेडिएशन क्रिएट करता है। जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करता है तो कोई रेडिएशन नहीं होती, पर जैसे ही वो एक्सेलरेट करता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलती है। रिटार्डेड पोटेंशियल का मतलब है कि फील्ड का इफेक्ट टाइम डिले के साथ किसी पॉइंट तक पहुंचता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडिएशन पैटर्न पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटेना। रेडिएशन पैटर्न एंटेना के सराउंडिंग एरिया में रेडिएटेड पावर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें दिखाया जाता है कि किस डायरेक्शन में एंटेना ज्यादा पावर भेज रहा है। इसका यूज एंटेना के डायरेक्शनल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडिएशन पैटर्न और एफिशिएंसी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटेना इन डिटेल, रेडिएशन पैटर्न एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंटेना के इनपुट पावर और रेडिएटेड पावर के रेशियो को डिफाइन करता है। अगर कोई एंटेना 100 वॉट इनपुट ले रहा है और सिर्फ 80 वॉट रेडिएट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 80% है। रेडिएशन पैटर्न तो पहले ही समझा चुकी हूँ। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिविटी कैलकुलेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि The radiation resistance of an antenna is 72 ohm and loss resistance is 8 ohm. Calculate directivity in decibel if power gain is 16. ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें पावर गेन, रेडिएशन और लॉस रेजिस्टेंस से रिलेटेड वैल्यूज दी होती है। डायरेक्टिविटी और गेन का रिलेशन यूज करके डेसिबल में रिजल्ट निकालना होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटेना पैरामीटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, एंटेना गेन, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी। एंटेना गेन बताता है कि एंटेना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर फोकस करता है। रेडिएशन इंटेंसिटी मतलब यूनिट सॉलिड एंगल में रेडिएटेड पावर। डायरेक्टिविटी बताता है कि कितना फोकस्ड रेडिएशन है एज कम्पेयर्ड टू आइसोट्रोपिक रेडिएटर। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंडविड्थ, बीमविड्थ और इफेक्टिव एरिया पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन बैंडविड्थ, बीमविड्थ एंड इफेक्टिव एरिया। बैंडविड्थ एंटेना का फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन करता है जिसमें वो इफेक्टिवली काम करता है। बीमविड्थ रेडिएशन पैटर्न का एंगुलर विड्थ होता है जहां पावर हाफ से ज्यादा होती है। इफेक्टिव एरिया वो फिजिकल एरिया होता है जिससे एंटेना एनर्जी कैप्चर करता है, स्पेशली रिसीविंग मोड में। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूनिट नंबर 1 के एक्सपेक्टेड और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझो, रिवाइज करो, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पे स्पेशल फोकस दो। प्रैक्टिस भी करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। तैयार रहो, कॉन्फिडेंट रहो और मजे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेवगाइड्स। ये यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के फील्ड में फाउंडेशन बनाता है जब बात आती है हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की।
इन सेमेस्टर एग्जाम्स में यहाँ से थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ जाते हैं। चलो अब एक एक टॉपिक को शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट वे में समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर माइक्रोवेव्स। एनलाइटन ऑन एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रफली 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इनका वेवलेंथ रेडियो वेव से छोटा होता है बट विजिबल लाइट से बड़ा। एडवांटेजेस की बात करें तो माइक्रोवेव्स डायरेक्शनली ट्रांसमिट होती है, इंटरफेरेंस कम होता है और एंटेना साइज छोटा होता है। एप्लीकेशंस की लिस्ट एंडलेस है, जैसे रडार सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस लैन, माइक्रोवेव ओवन्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक IEEE बैंड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स एज पर IEEE स्टैंडर्ड। IEEE के अकॉर्डिंग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स को कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं, जैसे L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, Q बैंड, K बैंड और Ka बैंड। L बैंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, S बैंड 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, C बैंड 4 to 8 गीगाहर्ट्ज और ऐसे ही आगे तक जाते हैं। हर बैंड का स्पेसिफिक यूज होता है, जैसे रडार के लिए X बैंड और सैटेलाइट के लिए Q बैंड। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग हिस्ट्री पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रडार डेवलपमेंट से हुआ। उस टाइम वेव गाइड्स और मैग्नेट्रॉन्स यूज होते थे। उसके बाद इसका यूज रैपिडली ग्रो हुआ, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, मिलिट्री सिस्टम्स में। आज के टाइम में तो ये 5G और मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी तक एक्सपैंड हो गया है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेवगाइड पैरामीटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज अ वेवगाइड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ वेवगाइड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, गाइडेड वेवलेंथ। वेवगाइड एक हॉलो मेटालिक ट्यूब होती है जो माइक्रोवेव्स को एफिशिएंटली गाइड करती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद वेव प्रोपेगेट कर सकती है। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या एनर्जी प्रोपेगेट होने की स्पीड। फेज वेलोसिटी वेव के फेज का मोशन दिखाता है। गाइडेड वेवलेंथ एक्चुअल वेवलेंथ होती है जो वेवगाइड के अंदर होती है और ये फ्री स्पेस वेवलेंथ से अलग होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोएक्सियल केबल वर्सेस वेवगाइड पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि गिव द कंपैरिजन बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड वेवगाइड। कोएक्सियल केबल इजीली बेंड हो सकता है बट लॉसेस ज्यादा होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। वेवगाइड का साइज बड़ा होता है, रिजिड होता है बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है ड्यू टू लो लॉस और हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक T10 मोड डायग्राम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फील्ड पैटर्न डायग्राम एक्सप्लेन T10 मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। T10 मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड होता है। इस मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट 0 होता है। फील्ड पैटर्न डायग्राम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मैक्सिमम फील्ड दिखाया जाता है और वर्टिकल में कोई वेरिएशन नहीं होती। डायग्राम में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाकर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में साइन्यूसोइडल फील्ड वेरिएशन शो किया जाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैलकुलेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि An air-filled rectangular waveguide of dimension 8 by 4 cm operates in the dominant T10 mode. Find the cutoff frequency, phase velocity at operating frequency of 3.5 GHz, guide wavelength. यहाँ पे पहले cutoff frequency निकालते हैं using the a dimension of waveguide. Phase velocity और guide wavelength को निकालने के लिए standard formulas यूज करते हैं, जहां परमिटिविटी और परमिबिलिटी की वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं एयर के लिए।
अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेवगाइड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एन एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ इनसाइड डायमेंशंस 7 cm by 3.5 cm operates in the dominant TE10 mode. Find the cutoff frequency. Determine the phase velocity of the wave in the guide at a frequency of 3.5 GHz. सैम जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी TE10 मोड के फॉर्मूलास यूज होते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैल्यूज को सही यूनिट्स में डालना जरूरी होता है ताकि करेक्ट आंसर आए। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डोमिनेंट मोड कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिफाइन डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स। व्हाई इज TE10 डोमिनेंट? डोमिनेंट मोड वो मोड होता है जो सबसे पहले प्रोपेगेट करता है या सबसे लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखता है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड के केस में TE10 मोड लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आता है, इसलिए वो डोमिनेंट है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कपलिंग मेथड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कपलिंग मेथड्स। कपलिंग मेथड्स जैसे प्रोब कपलिंग, लूप कपलिंग और एपर्चर कपलिंग का यूज वेवगाइड और एक्सटर्नल सर्किट्स के बीच एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए होता है। हर मेथड का अपना स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज और फील्ड ओरिएंटेशन होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैविटी रेजोनेटर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज कैविटी रेजोनेटर? एक्सप्लेन री-एंट्रेंट टाइप ऑफ कैविटी रेजोनेटर। कैविटी रेजोनेटर एक क्लोज्ड मेटालिक स्ट्रक्चर होती है जहां वेव रिफ्लेक्ट होकर रेजोनेट करती है। री-एंट्रेंट कैविटी में एक कंडक्टिंग पोस्ट होता है जो कैविटी के अंदर एक्सटेंड करता है। इससे हाई कैपेसिटेंस और स्मॉल साइज पे रेजोनेंस अचीव होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैविटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि Find the resonant frequencies of the dominant mode of an air-filled rectangular cavity of dimensions 5 cm by 4 cm by 2.5 cm. The dominant mode for rectangular cavity resonator is TE10. ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें कैविटी के डायमेंशंस गिवन होते हैं। TE10 मोड के लिए A, B और D डायमेंशंस को यूज करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है यूजिंग मोड इक्वेशन। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वालिटी फैक्टर इन रेजोनेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन कैविटी रेजोनेटर्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वालिटी फैक्टर या Q डिफाइन करता है कि कैविटी कितनी एफिशिएंटली एनर्जी स्टोर करती है वर्सेस एनर्जी लॉस। हाई Q का मतलब एनर्जी लॉस कम है और रेजोनेंस ज्यादा शार्प है, जो कि फिल्टर्स और ऑसिलेटर्स में यूजफुल होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रिपलाइन शॉर्ट नोट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रिपलाइन। स्ट्रिपलाइन एक ट्रांसमिशन लाइन टाइप होती है जो PCB के बीच लेयर्स में होती है, सराउंडेड बाय ग्राउंड प्लेन्स। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग अच्छा होता है और सिग्नल इंटेग्रिटी मेंटेन रहता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रिपलाइन डिटेल्स एंड एप्लीकेशंस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिपलाइंस। स्ट्रक्चरल डिटेल्स में स्ट्रिपलाइन एक फ्लैट कंडक्टिव स्ट्रिप होती है जो डाइलेक्ट्रिक लेयर के बीच में होती है। टाइप्स में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रिपलाइंस आते हैं। एप्लीकेशंस में हाई स्पीड सर्किट्स, माइक्रोवेव PCBs और RF कम्युनिकेशन होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक TE वर्सेस ट्रेडमार्क मोड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि गिव द कंपैरिजन बिटवीन TE मोड एंड ट्रेडमार्क मोड। TE मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट 0 होता है। ट्रेडमार्क मोड में मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। इनका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे यूनिट नंबर 2 के एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स।
हर टॉपिक में या तो डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन है या न्यूमेरिकल है, इसलिए समझना और प्रैक्टिस करना दोनों जरूरी है। इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, लिखो और रिवाइज करो। फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिखना। तुम सब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।